हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं विद द लास्ट अमेंडमेंट सेशन फॉर मे 23 एग्जाम एंड दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स की अमेंडमेंट्स को हमें दो पार्ट में डिस्कस करना है। पार्ट नंबर वन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट्स रिलेटेड विद NOC-LAR टॉपिक, दैट इज नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। और पार्ट नंबर 2 में कोड ऑफ एथिक्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, उनको हमें कवर अप करना है। फर्स्ट हम बात करते हैं NOC-LAR के टॉपिक की। मई 23 एंड नवंबर 23 के एग्जाम के लिए जो मटेरियल एप्लीकेबल है दैट इज अक्टूबर 2021 एडिशन। और अक्टूबर 21 एडिशन के अंदर एक टॉपिक था NOC-LAR का, दैट इज नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। मई 22 में वो एप्लीकेबल हुआ, बट नवंबर 22 के अंदर ICAI ने अमेंडमेंट के अंदर उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया। बट मई 23 के लिए इसमें कुछ भी नहीं कहा गया कि ये एक्सक्लूड है या इंक्लूड है। अब क्योंकि स्टडी मटेरियल अक्टूबर 21 वाला एप्लीकेबल है, तो हम मानकर चलेंगे कि ये टॉपिक इंक्लूड होगा। तो जो हमारी अमेंडमेंट का पहला पार्ट होगा वो क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स के टॉपिक में दो पार्ट्स में हमारी सारी अमेंडमेंट्स हम कवर अप करेंगे। पार्ट 1 NOC-LAR नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, एंड पार्ट नंबर 2 कोड ऑफ एथिक्स। NOC-LAR के बारे में बताता हूं आपको। अक्टूबर 21 के स्टडी मटेरियल में ये कवर हुआ पहली बार, एंड दैट वाज एप्लीकेबल फॉर May 22 एग्जाम। लेकिन बाद में नवंबर 22 के लिए इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन में डाल दिया गया। मई 23 के लिए नो रेफरेंस, कुछ भी नहीं कहा गया इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। तो इसका यह मतलब हुआ, क्योंकि स्टडी मटेरियल अक्टूबर 21 वाला एप्लीकेबल है मई 23 एंड नवंबर 23 के एग्जाम के लिए, तो NOC-LAR का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। इस अजम्पशन पर कि इंस्टीट्यूट ने अपने अमेंडमेंट मटेरियल में इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्लूजन नहीं किया, और स्टडी मटेरियल अक्टूबर 21 वाला एप्लीकेबल है। तो आपको एक तो जो इसके नोट्स हैं NOC-LAR के, वो सेम है जो मई 22 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल थे। तो यही नोट्स जो मैंने मई 22 की अमेंडमेंट्स के लिए अवेलेबल कराए थे, यही नोट्स और ये वीडियो मैं मई 23 के अमेंडमेंट्स में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। इस टॉपिक को इस अजम्पशन पर कि क्योंकि इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया गया और स्टडी मटेरियल में आज भी ये कवर है, हेंस क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ये तो हो गई बात हमारी NOC-LAR के ऊपर। अब बढ़ते हैं हम सेकंड डिस्कशन पर। सेकंड हमारी अमेंडमेंट है कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। कोड ऑफ एथिक्स में जो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2020 से, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस को डेफर्ड किया गया था। कौन से प्रोविजंस को डेफर्ड किया गया था? 3 प्रोविजन को। नंबर 1 रिलेटिव फीस के प्रोविजंस को, नंबर 2
टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट्स इसको, एंड नंबर 3 पर रिस्पॉन्डिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन को। अब जो ये रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स है, इसके ये जो डेफर्ड प्रोविजंस हैं, इनको कर दिया गया एप्लीकेबल। कब से? 1 अक्टूबर 22 से, विद सर्टेन अमेंडमेंट्स। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया? जो अमेंडमेंट्स आई वो आपको अमेंडमेंट मटेरियल में अवेलेबल करा दी कि आपको इन अमेंडमेंट्स को कवर अप करना है। बट इंटरेस्टिंग है, जो फीस, टैक्स सर्विस और रिस्पॉन्ड, इसके ओरिजिनल प्रोविजंस थे, ना तो आपके स्टडी मटेरियल में है और ना ही आपने अमेंडमेंट मटेरियल में दिए। दैट मीन्स विदाउट ओरिजिनल मटेरियल हमें अमेंडमेंट्स को कवर अप करना होगा। क्या इन अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट मटेरियल है। तो सर, जब ओरिजिनल प्रोविजन नहीं पढ़ा तो अमेंडमेंट कैसे कवर करेंगे? कोई टेंशन नहीं, मैं आपको जब इन अमेंडमेंट्स को कवर अप कराऊंगा तो उस तरीके से इन टॉपिक्स को लेकर के चलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली क्या था और अब इसमें अमेंडमेंट आने के बाद ये कॉन्सेप्ट क्या बनता है। तो इस तरीके से हमें इस चीज को कवर अप करना होगा। कोई बात नहीं कहती, इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में, अमेंडमेंट मटेरियल में इन तीनों टॉपिक का ओरिजिनल कंटेंट एज सच कवर नहीं कर रखा। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि ये जो नोटिफिकेशन थी, आईसीएआई ने 29 सितंबर 22 को ये नोटिफिकेशन दी, जिसमें इन्होंने कहा कि ये जो तीनों डेफर्ड प्रोविजंस थे, रिस्पॉन्डिंग टू एनओसीएलएआर, रिलेटिव साइज फीस, टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट्स, 1 अक्टूबर 22 से विद सर्टेन अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। और ये अमेंडमेंट दी गई थी नीचे। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इन्हीं सारी अमेंडमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर दिया यहां पर एज इट इज, विदाउट कंसीडरिंग कि ओरिजिनल मटेरियल स्टडी मटेरियल में दे रखा है या नहीं दे रखा। नहीं दे रखा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा। तो अब हमें इन टॉपिक्स को कवर अप करना है। तो हमारा पहला टॉपिक इसके अंदर आ जाता है फीस का, और यही मेन टॉपिक है फीस का। मैं आपको इसका ओरिजिनल कंटेंट जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें क्या कहा गया, यदि एक फर्म को, फर्म किसकी, ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, इसकी टोटल फीस होगी कोई ना कोई। यदि इसकी टोटल फीस में एक कंपोनेंट होगा फीस फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट, यदि इस फर्म की टोटल फीस के 15% से ज्यादा एक पर्टिकुलर क्लाइंट से फीस आती है, मान लीजिए टोटल फीस है 3 करोड़ रुपीस की और एक क्लाइंट से फीस आ रही है 15 लाख, दैट इज more than 15% of 3 crore for a continuous period of 2 years, 2 continuous years, then आपको इसका डिस्क्लोजर देना होगा किसको, टू द TCWG ऑफ ऑडिट क्लाइंट, प्रोवाइडेड जो टोटल फीस है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है, 5 लाख रुपए से ज्यादा है। यह पहले रिक्वायरमेंट थी। अब पढ़ते हैं नया प्रोविजन। नया प्रोविजन क्या है, यदि टोटल फीस का एक कंपोनेंट आपको आ रहा है कहां से, फीस फ्रॉम an audit client, that is
नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कितना? मोर देन 20% ऑफ टोटल फीस, या फिर और फीस फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट दैट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। अब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वो है जो नॉन पब्लिक नहीं है, और नॉन पब्लिक क्या है? जो पब्लिक नहीं है। ठीक है ना? पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का मीनिंग दिया हुआ है कोड ऑफ एथिक्स में, जिसमें बताया गया है लिस्टेड एंटिटी या एनी अदर एंटिटी जो रेगुलेशंस या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर ऑडिट कराती है, और वही इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है जो एक लिस्टेड एंटिटी में होती है, या एक बैंक या इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट एंटिटीज। तो काफी सारी एंटिटीज को पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की डेफिनेशन में रखा गया है। तो पब्लिक, अरे एक मिस्टेक हो गई क्या, अभी बताता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के अंदर यह फीस है 20% की, और नॉन पब्लिक के अंदर यह फीस है 40% की, 40% की। तो यदि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी से 20% से ज्यादा फीस आ रही है टोटल फीस का, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट से 40% से ज्यादा फीस आ रही है फॉर 2 कंटिन्यूअस ईयर्स, तो आपको डिस्क्लोजर देना होगा। किसको? इंस्टीट्यूट को। कब? यदि आपकी टोटल फीस 20 लाख रुपीज से ज्यादा है तो। अब देखो एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था और चेंज्ड प्रोविजन क्या है। तो यदि इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना हो, एग्जामिनर ने बड़े आराम से बना देगा, और इवन इंटीग्रेटेड केस स्टडी बना देगा। इंटीग्रेटेड केस स्टडी बनाई जा सकती है कि जो एक सीए फर्म है उसको इतनी इतनी फीस मिल रही है अलग अलग क्लाइंट से, बताइए कौन से क्लाइंट का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फर्म और इसकी टोटल फीस है, मान लीजिए 20 लाख से ऊपर रखनी है हमने, तो 50 लाख रख लेते हैं, 50 लाख रुपए। नौ, अब इसका एक क्लाइंट है X, एक क्लाइंट है Y, एक क्लाइंट है Z। ये तो है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। एक क्लाइंट है ABC, ये है नॉन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट। इससे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी से फीस मिलती है फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब आप बताइए डिस्क्लोजर देना होगा या नहीं देना होगा। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी फाइनेंशियल ईयर 22-23 11 लाख और 9 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 21 लाख। कितना बच गया? 11 + 9 + 6 + 2 + 21 - 51 लाख। ये टोटल हो गया इसका 50 लाख रुपए। 6 क्लाइंट हैं इसके, 6 क्लाइंट हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22,
21-22 की इसकी टोटल फीस है, लेट से मान लेते हैं 40 लाख रुपए, 40 लाख, 40 लाख का 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख। ओके, तीनों से बराबर कर दिए, 27 हो गए, 40 माइनस 27 बच गए 13, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख, टोटल हो गया 40 लाख। अब बताइए डिस्क्लोजर देना है या नहीं देना। पब्लिक इंटरेस्ट में हमें देखना है क्या 20% से ज्यादा है। जी हां, मोर देन 20%। 50 लाख का 20% बना 20 लाख, दैट इज 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा है। ओके, 50 लाख का 40% नॉन पब्लिक में, नॉन पब्लिक में 50 लाख का 40% बना 20 लाख। ओके, इट इज मोर देन 40%। आगे बढ़ते हैं, 40 लाख का 20% बनेगा 8 लाख, इट इज मोर देन 20%, इट इज मोर देन 20%, इट इज मोर देन 20%। 40 लाख का 40% बनता है 16 लाख, कोई भी केस नहीं है। तो डिस्क्लोजर सिर्फ पहले केस में आएगा, बाकी किसी भी केस में नहीं आएगा। ऐसा क्यों? 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर देखना है। टोटल फीस 20 लाख से एक्सीड करती है, तो टोटल फीस 20 लाख से एक्सीड करती है, और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के अंदर जो ऑडिट क्लाइंट से फीस आ रही है 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए 20% से ज्यादा आ रही है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो यह एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है जिसके ऊपर केस स्टडी भी बन सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनाना चाहे तो बन सकता है। तो अब मैं आपको यह अमेंडमेंट करा देता हूं इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट मटेरियल में से। यह पुराना प्रोविजन है मोर देन 15% का और टोटल फीस 5 लाख की। अमेंडेड प्रोविजन क्या है? डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड वेयर फॉर 2 consecutive years ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस फॉर एन ऑडिट क्लाइंट, और वो क्या है? नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज रिप्रेजेंट मोर देन 40% ऑफ द टोटल फीस ऑफ द फर्म। पब्लिक इंटरेस्ट के केस में मोर देन 20% ऑफ द टोटल फीस ऑफ द फर्म। एग्जम्पशन, यदि फीस टोटल फीस ऑफ द फर्म डज नॉट एक्सीड 20 लाख। डिस्क्लोजर किसको देना है? इंस्टीट्यूट को देना है। या फिर यदि ऑडिट किसकी हो रही है? गवर्नमेंट कंपनीज की, पब्लिक अंडरटेकिंग की, नेशनलाइज्ड बैंक्स की, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मेड बाय गवर्नमेंट, और यहां वर्ड ऐड हुआ रेगुलेटर। रेगुलेटर ये कोई ऐसी बहुत बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। तो आपको जो अमेंडमेंट्स कवर अप करनी है बेसिकली 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, जो मैंने आपको यहां पर नोटिंग कराई है या ये एग्जाम्पल बनवाया है, इसके अंदर मैंने सारी के सारे अमेंडमेंट वाले टॉपिक को और कॉन्सेप्ट को एज सच कवर अप कर दिया है। तो ये तो थी पहली अमेंडमेंट, दैट इज इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर ऑफ फीस। आगे बात करते हैं दूसरी अमेंडमेंट की, टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट, जिसमें कहा गया कि कोर्ट का मीनिंग क्या है, एक एक्सप्लेनेशन दी गई। अब कहा गया इन केस ऑफ असिस्टेंस इन द रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट द टर्म कोर्ट डज नॉट इंक्लूड अ ट्राइब्यूनल। छोड़ो इसको, कोई रेलिवेंसी नहीं है, कोई रेलिवेंसी नहीं है इस प्रोविजन की कि कोर्ट के मीनिंग में ट्राइब्यूनल कवर है नहीं है। ठीक, सो आप इस अमेंडमेंट को तो पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात आ जाती है नॉन कंप्लायंस के रिस्पॉन्ड की। सबसे पहला क्वेश्चन तो है सर नॉन कंप्लायंस होता क्या है लॉ एंड रेगुलेशन का, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो बताओगे तो हम रिस्पॉन्ड पर जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इस टॉपिक का वीडियो पहले देख लो NOC-LAR का, जो आपको यहीं पर वेबसाइट पर नॉलेज फोरम के अंदर मिल जाएगा इसका लिंक, या फिर आपने ऐसे 250 तो पढ़ा हुआ है और इतना मैं मानकर चलता हूं आपको समझ है नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन की, तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर लो। आपके पास दोनों चॉइस है। रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस। कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है कि यदि मैं किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी एंटिटी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, आई एम द एम्प्लॉय, सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनल की पोजीशन पर हूं मैं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस, देन यदि मुझे अपने एम्प्लॉयर के, अपने एम्प्लॉयर कंपनी के यहां किसी लॉ एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस नजर आती है, क्या मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना है, कम्युनिकेट करना है, उसके प्रोविजन है। वहां पर ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल होते थे, पहले वर्ड लिख दिया गया था ऑल एम्प्लॉयज। हाउ यू कैन मेंशन द वर्ड ऑल एम्प्लॉयज? आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ही तो रेगुलेटरी प्रोविजन इंपोज कर सकते हैं, उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज पर कैसे कर सकते हैं? ओके फिर अब इन्होंने इसको करेक्ट किया और कहा रिस्पॉन्डिंग टू NOC-LAR as given under Code of Ethics is applicable to senior professional accountants in service being employees of the listed entity. Senior professional accountants, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट की डेफिनेशन पहले भी थी, उसमें कहा गया था कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, सीनियर एम्प्लॉयज who are able to exert significant influence over and make the decisions regarding acquisition, deployment, control of employing organizational, human, financial, technological, physical, intangible resource. अब क्या किया गया? इस डेफिनेशन में कहा गया सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनल रेफर्स टू KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल। क्या इस डेफिनेशन को याद करना है? पहली बात तो ये, क्योंकि इतनी बड़ी डेफिनेशन को देखते डर लगने लग जाता है कि सर इसको याद करना है क्या, क्या ये एग्जाम में पूछी जा सकती है? ना ना, कोई याद नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी, सिंपल KMP को इंक्लूड किया गया है सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनल की डेफिनेशन में। तो यदि नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन की रिपोर्टिंग की बात आ जाती है, उसको रिस्पॉन्ड करने की बात आ जाती है, कंपनी के अंदर कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिपोर्टिंग करने की जरूरत होगी? वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस जो कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट के अंदर हैं, या जिनको मैं सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट की डेफिनेशन में डाल सकता हूं, एंड दे शुड बी KMP। KMP की डेफिनेशन याद आ रही है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर CFO ऑफ द कंपनी, ये एनी पर्सन जिसकी इंस्ट्रक्शंस पर, डायरेक्शंस पर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है। तो इसमें मेन तो हमारे रेफरेंस में कौन आ गया? CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यदि कंपनी का CFO एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी का डायरेक्टर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी का CEO एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट रेफर्स टू KMP। तो यदि मैं बेचारा कंपनी का पार्ट टाइम अकाउंट्स मैनेजर हूं, क्या मेरे ऊपर ये कोड ऑफ एथिक्स के प्रोविजन अप्लाई करोगे रिस्पॉन्डिंग टू NOC-LAR? ना ना ना, किसके ऊपर अप्लाई होंगे? सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हु इज अ की मैनेजरियल पर्सोनल, उसके ऊपर अप्लाई होंगे।
ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। आपको अपने क्लाइंट के बारे में कोई नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व होती है, क्लाइंट के बारे में, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। पहले प्रोविजन था एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ ऑल लिस्टेड एंटिटीज। कोड ऑफ एथिक्स में जो प्रोविजन लिखे गए हैं एज टू रिस्पॉन्डिंग टू एनओसीएलएआर, एनओसीएलएआर के टॉपिक में इसकी डिस्कशन है, तो ये सारी लिस्टेड एंटिटीज पर अप्लाई होता है। लेकिन अब कहा गया ऑल लिस्टेड एंटिटी की जगह लिस्टेड एंटिटी जिनकी नेट वर्थ 250 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, इन पर एप्लीकेबल होगा, बाकियों के ऊपर बाद में बताएंगे, नोटिफाइड लेटर। तो सबसे पहली बात, इसका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। प्रोविजंस relating to code of ethics as to responding to non-compliance with law and regulation in case of a professional accountant in practice is applicable in case of which of the following entities? Number 1, all listed entities. All entities including non-listed entities. Listed entities having net worth of 500 crore or more. Listed entities having net worth of 250 crore or more. तो इसका आंसर होगा listed entities। लिस्टेड भी कौन सी? इन इंडिया, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। आगे ऑडिट एंगेजमेंट की एक डेफिनेशन दी गई। इस डेफिनेशन में तो कोई चेंज नहीं किया गया और आगे कहा गया नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन के रेफरेंस में जब एक पब्लिक अकाउंटेंट अपने किसी क्लाइंट के साथ एंगेज्ड है इन अ रिलेशन टू ऑडिट, तो उस ऑडिट का मतलब क्या है, उसकी एक डेफिनेशन दे दी गई। वो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो इस पर तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन किस पर बन सकता है? NOCLAR के प्रोविजन इन रिलेशन टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एप्लीकेबल है कौन सी एंटिटीज के रिलेशन में? वो एंटिटीज दैट आर लिस्टेड इन इंडिया हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। तो आपको सिर्फ इसके अंदर इतना प्रोविजन याद रखना है। और रिस्पॉन्डिंग टू NOCLAR के अंदर सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट बीइंग द एम्प्लॉइज एंड आर की मैनेजरियल पर्सोनल, कोर्ट वाला छोड़ दो, ये हो गया। तो यदि मैं आपको नट शेल में बताऊं, फीस का हो गया। नंबर 2 पर यदि मैं बात करूं टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट, इग्नोर। नंबर 3 रिस्पॉन्डिंग टू NOCLAR with respect to प्रोफेशनल अकाउंटेंट, अरे कहां गया, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस। और नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस एप्लीकेबल
सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट being employee of listed entity and senior professional accountant refers to key managerial personnel. अब यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस की बात करता हूं, दैट इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ एंटिटीज हैविंग सिक्योरिटीज listed in India and net worth 250 crore or more. Net worth 250 crore or more. तो ये हमारे टॉपिक थे अबाउट द प्रोफेशनल एथिक्स अमेंडमेंट्स। और अब बात आ जाती है NOC-LAR की, उसके नोट्स प्लस उसका अमेंडमेंट वीडियो, उसका लिंक प्लस नोट्स दोनों ही आपको हमारी वेबसाइट के नॉलेज फोरम के ऊपर अवेलेबल होंगे अमेंडमेंट सेक्शन के अंदर ही। मैं May 23 में ही टेबल के अंदर ऐड करवा दूंगा ताकि आपको पुरानी अमेंडमेंट्स अलग से रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट? सो इसके साथ अमेंडमेंट्स फॉर May 23 एग्जाम्स हमारी कवर अप हो गई हैं। विश यू द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस। अच्छी तरह से तैयारी करिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिएगा और मॉक टेस्ट पेपर रेगुलर बेसिस पर देते रहिएगा। जहां से भी मिल जाए, किसी भी टीचर का मॉक टेस्ट पेपर मिले, इंस्टीट्यूट का मिले, पास्ट मॉक टेस्ट पेपर हो, जो भी मॉक टेस्ट हो, जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकें थ्योरेटिकल पेपर के अंदर, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई करेगा। राइट? सो इसी के साथ सेशन यहीं पर करेंगे ओवर और मुलाकात करेंगे रिजल्ट के बाद अच्छे रिजल्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।